हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था इसका। इसके अलावा रिसोर्सेज जो है उनके टाइप्स पढ़ लिए थे। इसके अंदर हमने ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल एंड शेयर्ड रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं। दीज आर रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज ओनली, यानी कि ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पर्सनल यूज के लिए ही अवेलेबल होते हैं। दीज कैन बी ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, और ये जो रिसोर्सेज है ये ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकते हैं और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे कि आपकी अपनी स्किल, आपका नॉलेज, टाइम, आपका स्कूल बैग, आपके क्लोथ्स। ये कुछ इंडिविजुअल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है शेयर्ड रिसोर्सेज, यानी कि शेयर्ड जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जिसको शेयर भी किया जा सकता है। दीज आर रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू मेनी मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी और सोसाइटी, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको सोसाइटी या कम्युनिटी के बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, उनको हम शेयर्ड रिसोर्सेज कहते हैं। शेयर्ड रिसोर्सेज कैन बी नेचुरल और कम्युनिटी बेस्ड, जैसे कि आपका एक जो कॉलोनी का पार्क है जिसमें कॉलोनी के सभी लोग आते हैं, तो वो क्या है, आपका एक शेयर्ड रिसोर्स है। नेक्स्ट है नेचुरल एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रिसोर्सेज अवेलेबल इन नेचर, जैसे कि वाटर है, माउंटेन्स है, एयर्स है, ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। दीज आर अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस, और ये सारे रिसोर्सेज हम सब के लिए अवेलेबल है, यानी कि एयर हम सब के लिए है। ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही एयर है, बाकी के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हम सब के लिए है। In order to protect our environment, each one of us has the responsibility to of judiciously using these resources, और इसीलिए हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन रिसोर्सेज का यूटिलाइज जो है वो हम बहुत ही सोच समझ कर करें। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी रिसोर्सेज। ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल मेंबर के लिए, जो कम्युनिटी और सोसाइटी का जो भी पर्टिकुलर मेंबर है उनके लिए अवेलेबल होते हैं। दीज आर जनरली प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। ये जो कम्युनिटी रिसोर्सेज है ये जनरली किसके द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा। दीज में भी ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, ये रिसोर्सेज भी ह्यूमन और नॉन ह्यूमन हो सकते हैं, जैसे कि कंसल्टेंसी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आपका, डॉक्टर्स है, रोड है, पार्क है, पोस्ट ऑफिस है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? कम्युनिटी रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। Every individual must strive to optimally use these resources and feel responsible in maintaining them, और हर एक पर्सन को, हर एक इंडिविजुअल को इन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना चाहिए और अपने आप को इन रिसोर्सेज को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करना चाहिए। यानी कि इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना अच्छी बात है, लेकिन उनको मेंटेन करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमें मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है उनकी क्या विशेषता है? दो वी कैन कैटेगराइज रिसोर्सेज इन वेरियस वेज, दे ऑल्सो हैव सर्टेन सिमिलरिटीज, यानी कि हमने रिसोर्सेज को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ सिमिलरिटीज़ हैं इन रिसोर्सेज में, जो कि हम देखेंगे। सबसे पहले यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स टू द इम्पोर्टेंस और यूजफुलनेस ऑफ ए रिसोर्स इन हेल्पिंग वन टू अचीव ए गोल। यूटिलिटी क्या है? किसी भी रिसोर्स को की इम्पोर्टेंस और उसकी यूजफुलनेस, जो कि हम हमारे गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करती है। वेदर और नॉट ए रिसोर्स है यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द गोल एंड द सिचुएशन। अगर मान लो कोई रिसोर्स जो है उसकी जो यूटिलिटी है वो नहीं है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जांपल काउ डंग इज़ कंसिडर्ड वेस्ट, जैसे कि काउ डंग जो है उसको हम क्या मानते हैं? वेस्ट मानते हैं हमारे लिए। हम मानते हैं कि हमारे लिए इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। However, it can be used as a fuel and can also be used to prepare humus। और अगर हम उसकी फ्यूल के रूप में उसको यूज करें या फिर उसकी हम मेन्योर बनाएं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? यूटिलाइज हो जाएगा। प्रॉपर यूज ऑफ इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज अवेलेबल टू ए फैमिली और कम्युनिटी लीड्स टू ग्रेटर सेटिस्फेक्शन। और जो भी रिसोर्सेज होते हैं अगर हम उनका प्रॉपर यूज करें हमारी फैमिली के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, तो हमें ग्रेटर सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट है एसेसिबिलिटी, यानी कि एसेसिबिलिटी को हम हिंदी में क्या कहेंगे? पहुंच, यानी कि हमारे लिए अवेलेबल। फर्स्ट, सर्टेन रिसोर्सेज आर मोर इजीली अवेलेबल एज कम्पेयर टू अदर्स, यानी कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे लिए इजीली अवेलेबल होते हैं
सेकंड, रिसोर्सेज में बी मोर इजीली अवेलेबल टू सम पीपल एज कम्पेयर टू अदर्स। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो किसी और पर्सन के लिए अवेलेबल होते हैं दूसरों की बजाय। थर्ड, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज चेंजेस ओवर टाइम। और जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, यानी कि किसी टाइम कोई रिसोर्स हमारे लिए अवेलेबल होता है लेकिन कुछ किसी टाइम वो रिसोर्स हमारे लिए अवेलेबल नहीं भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है टाइम के अकॉर्डिंग। Thus, we can say that accessibility of resources varies from person to person and from time to time। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो पर्सन टू पर्सन और टाइम टू टाइम वेरी करती है। फॉर एग्जांपल, एवरी फैमिली हैज़ मनी एज ए रिसोर्स, यानी कि हर एक परिवार को जो मनी है वो एक रिसोर्स के रूप में हर एक फैमिली जो है उसको यूज करती है। वाइल सम हैव सफिशिएंट मनी टू मीट देयर नीड्स, लेकिन कुछ के पास जो मनी है वो सफिशिएंट अमाउंट में होती है ताकि वो अपनी नीड जो है उसको फुलफिल कर सके। अदर्स हैव लिमिटेड बजट, लेकिन किसी दूसरे के लिए लिमिटेड बजट हो सकता है। तो मनी तो सबके पास है लेकिन वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, किसी के लिए इजीली अवेलेबल है, किसी के लिए इजीली अवेलेबल नहीं है। द अमाउंट ऑफ अवेलेबल मनी इज ऑल्सो डिफरेंट ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ ए मंथ एज कम्पेयर टू टुवार्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। और जब मंथ की बिगनिंग होती है उस टाइम जो मनी हमारे पास अवेलेबल होती है वो डिफरेंट होती है मंथ के एंड के बजाय, क्योंकि मंथ के स्टार्टिंग में जो सैलरी आती है तब हमारे पास मनी ज़्यादा होती है, लेकिन मंथ ख़त्म होते होते हम उसका जो है यूटिलाइज उसको कर लेते हैं, यानी कि धीरे धीरे हमारे जो खर्चे होते हैं उसमें वो मनी ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, और मंथ के लास्ट में जाते जाते मनी जो है वो हमारे पास बहुत कम बचती है। नेक्स्ट है इंटरचेंजेबिलिटी। ऑलमोस्ट ऑल द रिसोर्सेज हैव सब्सटीट्यूट, यानी कि ऑलमोस्ट जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके कोई न कोई सब्सटीट्यूट है, कोई न कोई विकल्प हमारे पास अवेलेबल है। इफ़ वन रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल इट कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाई अनदर। अगर हमारे पास कोई एक रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो हम उसकी जगह उसका कोई दूसरा विकल्प चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर स्कूल बस डज नॉट अराइव ऑन टाइम टू पिक यू अप, यू कैन गो टू स्कूल इन योर कार, ट्रैक्टर, बुलक कार्ट और स्कूटर। मान लो आपकी स्कूल की बस जो है वो टाइम पर नहीं आई है तो आप उसकी जगह कोई दूसरा विकल्प यूज कर सकते हो। आप स्कूल अपनी कार से जा सकते हो, ट्रैक्टर से जा सकते हो, बुलोक कार्ट से जा सकते हो, स्कूटर से जा सकते हो। दस द सेम फंक्शन कैन बी परफॉर्म्ड बाई ए नंबर ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट है मैनेजेबल। जो रिसोर्सेज होते हैं वो मैनेजेबल होते हैं। रिसोर्सेज कैन बी मैनेज्ड, रिसोर्सेज को मैनेज किया जा सकता है। सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड दे शुड बी मैनेज्ड प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली फॉर देयर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, इसीलिए इनको प्रॉपर मैनेज करना और इफेक्टिवली यूज करना हमें आना चाहिए। रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन सच ए वे दैट वी अटेन मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट ऑफ रिसोर्सेज। और जो रिसोर्सेज है उनका हमें जो है मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट जो है उस रूप में हमें यूज करना चाहिए, यानी कि हम जो रिसोर्स यूज कर रहे हैं उनको इतना अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए कि उसका आउटपुट जो है वो मैक्सिमम आए। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड अवॉइड यूजिंग 2-3 बकेट ऑफ वाटर टू वॉश क्लोथ्स इफ़ वी कैन वॉश देम यूजिंग 1 बकेट। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमें कपड़े धोने के लिए हमें 1 बकेट पानी चाहिए, जबकि हम उसकी बजाय हम क्या करें 2-3 बकेट पानी वेस्ट करें। तो हमें 2-3 बकेट पानी वेस्ट ना करके हमें 1 बकेट पानी से ही हमें हमारा काम कर लेना चाहिए। तो क्या हुआ कि हम मिनिमम जो इनपुट है उसके द्वारा हम मैक्सिमम आउटपुट जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजिंग रिसोर्सेज। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट नन ऑफ द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। It is important to note that none of the resources are unlimited। ये इम्पोर्टेंट है कि हमें ये नोट कर लेना चाहिए कि जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड नहीं है, और रिसोर्सेज आर फाइनाइट। वी नीड टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली टू अचीव आवर गोल्स फास्टर एंड एफिशिएंटली। यानी कि जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड नहीं है, यानी कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, इसीलिए हमें उनका यूटिलाइज जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली करना है ताकि हम हमारे जो गोल्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जल्दी और एफिशिएंटली अचीव कर सकें। रिसोर्सेज देयरफॉर शुड नॉट बी मिसयूज्ड एंड वेस्ट। और इसीलिए हमें रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं करना है, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है। दस टू अचीव आवर गोल्स इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज एक्सट्रीमली एसेंशियल। और इसीलिए हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमें रिसोर्सेज का इफेक्टिव मैनेजमेंट आना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। मैनेजिंग रिसोर्सेज is about getting the most from the resources
which are available to us. For example, everybody has 24 hours in a day, while some plan their schedule every day and utilize every hour to achieve their goals. Other waste their time and are not able to do anything productive the entire day. यानी कि एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि हर एक इंसान को 24 घंटे मिलते हैं। हर दिन हमारे पास कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो अपने हर दिन का एक अपना शेड्यूल प्लान करेंगे, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो अपना काम करेंगे और वो गोल्स को अचीव करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि इस टाइम को क्या कर देंगे? वेस्ट कर देंगे और कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास के अंदर 30 40 50 जितने भी स्टूडेंट हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपने टाइम का यूटिलाइज अच्छे तरीके से करेंगे और वो बाद में हर एक एक्टिविटी में भी अच्छा अचीवमेंट करेंगे और इसके साथ ही साथ वो एजुकेशन में भी अच्छा अचीवमेंट करेंगे, उनके अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइम को बिल्कुल भी टाइम पर ध्यान नहीं देते हैं, डेली का नहीं पढ़ते हैं, उनका कोई टारगेट नहीं होता है, कोई गोल नहीं होता है और वो बच्चे बहुत कम अंकों के साथ उत्तीर्ण होते हैं या फिर वो फेल भी हो जाते हैं। तो 24 आवर तो सबको मिले, लेकिन जिन्होंने अपने टाइम को अच्छे से मैनेज किया उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज involve implementing resource management procedure which include planning, organizing, implementing, controlling and evaluation। और यहाँ पर जो मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स है उसके अंदर कौन कौन से जो स्टेप्स है उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। तो जो मैनेजमेंट प्रोसेस है उसके जो 5 स्टेप्स है, सबसे पहला है प्लानिंग। यानी कि जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग के बाद में हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। फिर हम थर्ड स्टेप और इम्प्लीमेंटिंग करेंगे और फोर्थ स्टेप कंट्रोलिंग और फिफ्थ स्टेप इवेल्युएशन। तो एक एक करके हम इनको देख लेते हैं। प्लानिंग, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एनी मैनेजमेंट प्रोसेस। कोई भी मैनेजमेंट प्रोसेस है उसका पहला स्टेप क्या है? प्लानिंग। इट हेल्प अस टू विजुअलाइज द पाथ टू रीच अवर गोल। ये हमें हमारे गोल को अचीव करने के लिए एक तरह का रास्ता प्रोवाइड करवाता है। क्या? प्लानिंग। यानी कि जैसे मान लो आपका गोल है कि आपको मेरिट में आपको टॉप करना है क्लास में, तो जब आपको टॉप करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? एक प्लानिंग करोगे कि मुझे किस तरह से जो सिलेबस है उसको तैयार करना है। इन अदर वर्ड्स, टू प्लान इट टू प्रोड्यूस ए स्कीम फॉर एक्शन टू अचीव स्पेसिफाइड गोल्स बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्लान क्या है? हमारे जो गोल्स है उनको अचीव करने के लिए जो भी हम एक्शन या जो भी हम स्कीम बनाएंगे वो क्या है? हमारा प्लान है। जो भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है उन रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए हम जो भी एक स्कीम बनाएंगे या जो भी हम एक्शन प्लान करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे? प्लानिंग कहेंगे। प्लानिंग इन्वॉल्व सिलेक्टिंग ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग के अंदर हम किसको इन्वॉल्व करेंगे? हम कोर्स ऑफ एक्शन को इन्वॉल्व करेंगे। टू प्लान इफेक्टिवली टू अचीव ए गोल यू मस्ट आस्क द फॉलोइंग 4 बेसिक क्वेश्चन। और अगर आपको अपना गोल अचीव करना है और प्लान को इफेक्टिवली आपको लागू करना है तो आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन अपने आप से पूछ लेने चाहिए। कौन कौन से क्वेश्चन? व्हाट इज आवर प्रेजेंट सिचुएशन, कि हमारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। This involves assessing the present situation, analyzing what one has at present and what one would like to have in future। यानी कि हम वर्तमान में क्या चाहते हैं और फ्यूचर में क्या चाहते हैं। नेक्स्ट है where do we want to reach, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। ठीक है। थर्ड है गैप, दिस इज डिफरेंस बिटवीन आवर प्रेजेंट सिचुएशन एंड द डिजायर सिचुएशन, कि हमारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और हम क्या चाहते हैं, आने वाले टाइम में हम क्या सिचुएशन चाहते हैं, वो गैप। और फोर्थ है हाउ कैन वी रीच आवर डिजायर्ड गोल, और हमारे डिजायर्ड गोल पर हम किस तरह से पहुंचेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी स्टूडेंट को आईएएस बनना है, किसी को आरएस बनना है, तो वो क्या अपने आप से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज़ आवर प्रेजेंट सिचुएशन, कि मेरी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, मुझे किस तरह से क्या काम करना है। फिर वेयर डू वी वांट टू रीच, मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आरएस बनना है। फिर गैप, कि मेरी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और मुझे किस तरह का बनना है, उसके बीच का जो रास्ता है। और फिर मैं उस रास्ते तक कैसे पहुंचूंगा, जो मेरा गोल है, मुझे आईएएस बनना है, आरएस बनना है, वहां तक मैं कैसे पहुंचूंगा। ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो अपने आप से कर लेने चाहिए प्लानिंग को करने से पहले। नेक्स्ट है स्टेप्स इन प्लानिंग,
अब प्लानिंग के कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। आपके पास एक कोई प्रॉब्लम आ गई है, अब उस प्रॉब्लम को क्या करोगे, आइडेंटिफाइंग डिफरेंट अल्टरनेटिव। अब उस प्रॉब्लम के लिए आप अलग अलग विकल्प ढूंढोगे कि हम इस प्रॉब्लम को इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। तो अब आप क्या करोगे कि हम इस क्वेश्चन को बुक के माध्यम से सोल्व कर सकते हैं, हम हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके माध्यम से सोल्व कर सकते हैं, हम इंटरनेट के माध्यम से सोल्व कर सकते हैं, हम यूट्यूब के माध्यम से सोल्व कर सकते हैं। आपने अलग अलग ऑल्टरनेटिव डिसाइड कर लिए, चूजिंग बिटवीन ऑल्टरनेटिव। अब आपके पास 3-4 ऑल्टरनेटिव हो गए। अब उनमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, जो आपको सबसे अच्छा लगता है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। फिर एक्टिंग टू कैरी आउट द प्लान, और जो आपने प्लान बनाया है उसको आपको कैरी आउट करना है, एक्शन में लाना है। एक्सेप्टिंग द कॉन्सिक्वेंसेज, और फिर आपको जो कॉन्सिक्वेंसेज है उनको एक्सेप्ट करना है। तो ये तो थी आपकी स्टेप्स ऑफ इन प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग के क्या क्या स्टेप्स है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज ओनली 1 month लेफ्ट फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन एंड यू हैव नॉट completed योर रिविजन। यानी कि तुम्हारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि तुम्हारे एनुअल एग्जामिनेशन आ गए हैं और तुम्हारी जो रिविजन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। योर एम इज टू स्कोर गुड मार्क्स, और तुम्हारा गोल क्या है, अच्छे नंबर लेना। गेप क्या है, टू अचीव दिस गोल यू नीड टू स्टडी 5 सब्जेक्ट इन ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। और आपका गेप क्या है कि अभी तक तुम्हारी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन तुम्हें 5 जो सब्जेक्ट है उनको, जो तुम्हारे पास टाइम पीरियड है उसमें तुम्हें अच्छे नंबर लेने के लिए उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो यू वुड थिंक ऑफ ए वे टू अचीविंग दिस गोल। तो अब आपको ये सोचना है कि ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे मैं ये गोल अचीव कर सकूं, यानी कि प्रिपेयर ए प्लान ऑफ एक्शन। यानी कि अब आप क्या करोगे, आप प्लान ऑफ एक्शन को प्रिपेयर करोगे, विच विल इंक्लूड द नंबर ऑफ आवर्स यू विल डिवोट टू ई सब्जेक्ट। और इसमें तुम क्या करोगे, हर एक सब्जेक्ट को कितने घंटे दोगे उसको आप इंक्लूड करोगे। जो प्रायोरिटाइजिंग सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है उसको इंक्लूड करोगे। कर्टेलिंग अदर एक्टिविटीज़, और बाकी अदर एक्टिविटीज़ है उनको कितना टाइम देना है उनको आप क्या करोगे, अपने प्लान में शामिल करोगे। तो इस तरह से एक जो है वो प्लान आप प्रिपेयर करोगे। नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग। इट इज़ कलेक्टिंग एंड अरेंजिंग अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट प्लान्स इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। जो ऑर्गेनाइजिंग जो स्टेप है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लानिंग में हमने प्लानिंग कर ली। अब प्लानिंग के बाद में जो भी रिसोर्सेज हमारी उस प्लानिंग में काम आएंगे उनको हम कलेक्ट करेंगे, उनको हम अरेंज करेंगे, और हम उनको इफ़ेक्टिव जो है हमारे प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकें उस हिसाब से हम उनको जमाएंगे। If we take the above example, you would organize and arrange all the resources which you may require to study and secure good marks। यानी कि जो तुम्हारे अच्छे नंबर लाने के लिए और तुम्हारी अच्छी स्टडी के लिए जो भी रिसोर्सेज है उनको तुम क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, अरेंज करोगे। यानी कि तुम्हारा प्लान बन गया कि तुम्हें अच्छे मार्क्स स्कोर करने। अब अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए तुम्हारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए, उनको कलेक्ट करोगे। यानी कि तुम बुक्स है, नोट्स है, जो भी चीज़ें हैं उनको तुम कलेक्ट करोगे। तो ये क्या है तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग। सम रिसोर्सेज कुड इंक्लूड बुक्स, नोट्स, स्पेस ऑफ स्टडी, लाइट, स्टेशनरी, एनर्जी एंड टाइम, जो कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग। अब तुमने सारा सामान कलेक्ट कर लिया, अब क्या करोगे, जो प्लान बनाया है उसको तुम कैरी आउट करोगे, यानी कि प्लान को एक्शन में लाओगे। दिस स्टेज इन्वॉल्व कैरिंग आउट द प्रिपेयर्ड प्लान। इस स्टेज में तुम क्या करोगे, जो तुम्हारा प्लान था उसको कैरी आउट करोगे। इन द अबव एग्जाम्पल यू वुड पुट द प्लान इनटू एक्शन बाय स्टार्टिंग टू स्टडी फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज। यानी कि जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके साथ तुम अपनी स्टडी को स्टार्ट करोगे, वो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। इट रेफर्स टू द टास्क ऑफ इंश्योरिंग दैट योर एक्टिविटीज आर प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। इन अदर वर्ड्स द प्लान यू हैव पुट इनटू एक्शन इज गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। यानी कि कंट्रोलिंग के अंदर तुम क्या करोगे, तुम मॉनिटरिंग करोगे कि जो तुमने प्लान बनाया है उस प्लान को तुमने कंडक्ट भी कर दिया है, इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। अब उसके क्या आउटपुट, क्या रिजल्ट तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, क्या जो तुमने सोचा है वैसा रिजल्ट आ रहा है क्या। कंट्रोलिंग हेल्प मॉनिटर द आउटकम ऑफ एक्टिविटीज़ एंड मेक श्योर दैट द प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड करेक्टली। यानी कि कंट्रोलिंग किस में हेल्प करती है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ है उनका क्या आउटकम आएगा, और जो प्लान हमने बनाया है क्या वो करेक्टली इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया है, इसको जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट प्रोवाइड फीडबैक एंड हेल्प टू चेक एरर। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये हमें फीडबैक प्रोवाइड करता है और हमारे जो भी एरर है उनको चेक करने में भी हेल्प करता है। कौन सा कंट्रोलिंग जो स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। यानी कि हमारा अगर प्लान जो है हमने इम्प्लीमेंट किया है, अगर वो सही जा रहा है तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, और हमारी कहीं पर भी कोई मिस्टेक है, कोई गलती है तो हम उसको चेक भी कर पाएंगे।
Feedback help you to revise your plan of action so you can achieve your goal. Therefore, while you are putting your study plan into action, yet you are unable to complete your allotted chapter because you watch television, this gives you the feedback that you need to minimize your distraction. यानी कि फीडबैक के माध्यम से अगर मान लो तुम्हारा पॉजिटिव फीडबैक है, यानी कि जो तुमने प्लानिंग करी थी उसके अकॉर्डिंग तुम काम कर रहे हो, तो तुम्हें क्या होगा कि तुम उस प्लानिंग को कंटिन्यू करोगे। और अगर मान लो तुम ज़्यादा टाइम टेलीविज़न देखने में लगा रहे हो या कोई अन्य काम में तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो अब क्या होगा कि फीडबैक के माध्यम से तुम क्या करोगे कि जो ज़्यादा टाइम आपका कहीं डिस्ट्रैक्शन में जा रहा है तो उसको तुम मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे। यू विल नॉट वॉच टीवी, प्ले और चैट विद फ्रेंड्स ड्यूरिंग द स्टडी आर। तो तुम अपने जो स्टडी आर है उस दौरान ना ही तो तुम टीवी देखोगे, ना ही खेलोगे, ना ही अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करोगे, एज इट कैन अफेक्ट द आउटकम ऑफ योर फॉर्मुलेटेड प्लान। अगर तुम ऐसा करते हो तो जो तुमने प्लान बनाया है उस प्लान के जो आउटकम आने चाहिए वैसे आउटकम नहीं तुम्हें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है इवेल्युएशन। और फाइनल स्टेज जो आती है उसमें हम इवेल्युएशन करते हैं, यानी कि जो भी हमने एक्शन प्लान किया था, जो हमने एक्शन को इम्प्लीमेंट किया, उसके क्या रिजल्ट हमारे पास आए हैं। यानी कि अब तुमने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग तुमने पढ़ाई कर ली, तुमने एग्ज़ाम दे दिए, और क्या रिजल्ट तुम्हारा आया है वो क्या है तुम्हारा इवेल्युएशन। In the final state, the outcomes that you have arrived at after putting your plan into action are evaluated. The end result of the task is compared with the desired result. यानी कि तुमने जो सोचा था उस रिजल्ट से जो रिजल्ट तुम्हारा आया है उससे कंपैरिजन करोगे कि जैसा तुमने सोचा था वैसा आया है या नहीं आया। All the limitations and the strength of the task are noted so that they can be used in future to achieve one's goals effectively. अगर तुम्हारा जो प्लान है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ है तो इसको तुम फ्यूचर में भी इसको यूज करोगे। विद रेफरेंस टू द एग्जाम्पल ऑफ स्टडिंग इवेल्युएशन is what you do when you get back the checked answer sheet of the examination. You evaluate your marked answer sheet as per the preparation you had done for the examination and the result you had wanted to achieve. If the scores for any subject fall short of your expectation, you try to identify the reasons for the same. यानी कि मान लो तुम्हारा जो रिजल्ट आया है उसमें तुमने अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, यानी कि जो तुमने सोचा था वैसा अचीव किया है, तो इसका मतलब है कि तुमने जो प्लानिंग करी थी वो सक्सेसफुल है। उस प्लानिंग को तुम फ्यूचर में यूज करोगे। अगर मान लो किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आए हैं तो तुम ये चेक करोगे कि उस सब्जेक्ट में नंबर कम आने का कारण क्या है, और फिर नेक्स्ट टाइम उसको तुम क्या करोगे, सुधार करोगे। एट द सेम टाइम you also try to find out your strength which help you to secure good marks in the other subject. यानी कि तुम अपनी जो कमी है उसको भी आइडेंटिफाई करोगे और जो तुम्हारी अच्छी जो स्ट्रेंथ है उसको भी आइडेंटिफाई करोगे। देन यू यूज़ दिस स्ट्रेंथ टू ओवरकम योर लिमिटेशन टू सिक्योर बेटर मार्क्स इन योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। और यही जो स्ट्रेंथ है वो तुम्हारे नेक्स्ट एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए तुम्हें ओवरकम करेगी। इन एडिशन टू द डिफरेंट रिसोर्सेज डिस्कस इन दिस चैप्टर, हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज डिस्कस किए हैं। कौन कौन से रिसोर्सेज है और रिसोर्सेज की जो मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है, उसके कौन कौन से स्टेप्स है। तो स्टूडेंट ये चैप्टर तुम्हारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।